वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं भी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सवर भागलपुर में पढ़ रहा हूँ। तो आज हम जो बात करेंगे वो लेक्चर 5 की बात करेंगे। हमने 4 लेक्चर कर लिया है और सारे लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएससी हॉर्टिकल्चर AST 111 का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप वहाँ जाकर के कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट में आप जाकर के सारे वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है और बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझाया है, पूरे हिंदी में अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो आप जाकर के वहाँ जाकर के देख सकते हैं और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छी प्रकार से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ आपका क्लासेस ले रहा हूँ, अभी सिर्फ जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाए। जब आपको क्या होगा कि जब आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तब हम बात करेंगे कि आपको कितना लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम रहता है। और टाइम पे भी हम लोग बात करेंगे कि कितना मार्क्स का रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, कितना 5 मार्क्स का होता है, कितना 2 मार्क्स का होता है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये सब पे हम बात करेंगे कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। तो अभी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, अभी तो हम क्लासेस ले रहे हैं और बाद में क्या करेंगे कि कितना लिखना है, कितना टाइम ड्यूरेशन में किसको कितना लिखना है, ये सब पर भी बात करेंगे और आपको उसी हिसाब से बताएंगे कि आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है और कौन सा पैराग्राफ लिखना है। सब चीज़ आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस से जुड़े रहिए और आप हमारे लेक्चर के साथ कंटिन्यू कीजिए। इसमें आपको यदि कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं और आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो अब चलते हैं हम लोग लेक्चर 5 में, ठीक है। तो लेक्चर 5 जो हमारा है वो सॉइल एंड इन्वायरमेंट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मतलब कि सॉइल किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत प्रकार के मिट्टी पढ़े होंगे, दोमट मिट्टी पढ़े होंगे, बलुआ मिट्टी पढ़े होंगे, तो बहुत प्रकार के आप लोगों ने मिट्टी पढ़े होंगे। तो अब किस प्रकार किस क्रॉप के लिए किस प्रकार का सॉइल चाहिए, क्योंकि सॉइल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के ग्रो करने में। मान लीजिए कि आपका क्रॉप जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होता है तो क्या होता है कि वो उसका जो रूट होता है, ठीक है, उसका जो जड़ होता है बहुत नीचे तक जाता है। यदि आपका मिट्टी जो है नीचे तक यूनिफॉर्मली, यानी कहने का मतलब हुआ कि यानी कि पूरे अच्छी तरीके से क्या है कि नहीं है, अच्छा मिट्टी नहीं है आपके पास, आगे जा कर के बहुत सारा कंकड़ है, पत्थर है, तो क्या होगा नीचे जा कर के जब कंकड़ पत्थर पे क्या होगा कि जब जड़ें जाएंगी प्लांट के तो क्या होगा कि वहाँ से उनको पानी मिलना बंद हो जाएगा, तो उसका जो जड़ का जो ग्रोथ होगा, जो विकास होगा वो रुक जाएगा। तो क्या करेगा कि जड़ को पानी मिलना बंद हो जाएगा, जड़ को आवश्यक पोषक तत्व मिलना बंद हो जाएगा और जो प्लांट होंगे जब हवा चलेगा तो सही से पकड़ नहीं होने के कारण सॉइल पे क्या होंगे, वो गिर जाएंगे। तो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या करता है कि सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका सॉइल अच्छा नहीं है, जैसे कि आपका बलुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, तो उसमें क्या कीजिएगा कि अब जब पानी देंगे तो सारा पानी तुरंत बहा करके नीचे चला जाएगा और जो जड़ के आसपास पानी है वो रहेगा ही नहीं। तो क्या होगा कि इससे जो है मतलब कि आपको फ्रीक्वेंटली इरिगेशन करना पड़ेगा। तो आपको जब सॉइल के बारे में पता होगा कि हमारा सॉइल कैसा है, तब उस प्रकार से उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि इरिगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब होगा कि कब कब इरिगेशन देना है, इस बात को भी आपको पता लगा सकते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि टेम्परेट जोन का, ट्रॉपिकल जोन का, सब ट्रॉपिकल जोन का, एरिड जोन का, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि क्रॉप को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम कौन सा हमारा इन्वायरमेंट है तो किस प्रकार के हम क्रॉप को ग्रो करेंगे। इन्वायरमेंट में आ जाता है कि आपका टेम्परेचर
कितना है, आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हैं, कब कब हमको पानी देना है, कितना वाटर जो है इवेपोरेट कर रहा है, कितना हमारा प्रकाश आ रहा है, लाइट का इंटेंसिटी कितना है, लाइट कितना टाइम तक आ रहा है। तो और उसके बाद आपका है कि एटमॉस्फेरिक में आपका ह्यूमिडिटी कितना है, मॉइस्चर परसेंटेज कितना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, किसी भी खास रीजन में किस प्रकार का प्लांट होना चाहिए, वो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस टोटल लेक्चर का क्या था, आपका एक आउटलाइन था जिसमें मैंने सभी चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है। आप हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हिंदी में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो सबसे पहले है कि सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। जो सॉइल है वो क्या करता है कि प्लांट के लिए सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है, ठीक है, मतलब सहायता करता है उसको खड़ा रहने के लिए, उसको पानी देता है, उसको पोषक तत्व देता है, ठीक है। उसके बाद है अर्थ क्रस्ट। ये क्या है, अर्थ क्रस्ट मतलब कि अर्थ तो बहुत मतलब कि मोटी परत है, तो उसके ऊपर वाला जो भाग होता है अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ ही क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। वही हमारा क्या होता है, यूज में आता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ 3 फेज सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सॉइल कैसा है, तो सॉइल एक 3 फेज सिस्टम है। सॉइल एक कैसा है, 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज कहने का मतलब से 3 चीज़ें होती है। ये क्या होता है, सॉलिड होता है, जैसे कि सॉलिड में क्या आपका, जैसे कि सॉइल है तो सॉलिड पार्टिकल्स में क्या हो गया, सॉइल आपका क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। लिक्विड पानी में, लिक्विड कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी में मिट्टी में जो भी पानी है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड मतलब सॉइल में पानी भी है तो क्या है, लिक्विड है, तरल है। उसके बाद गैस है, जो भी हवा रहती है मिट्टी में उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो ये क्या है, एक 3 फेज सिस्टम, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आते हैं, ठीक है, आर एसेंशियल। ये सभी क्या होते हैं कि बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। सॉलिड पार्ट इज फ्रेम विच प्रोवाइड अ स्पेस फॉर अदर टू। सॉलिड पार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि और जो भी 2 अदर चीज़ें जैसे कि लिक्विड और एयर हो गया, इन दोनों के लिए क्या करते हैं कि ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं कि आप दोनों मिलकर भी हमारे साथ रहो। सॉलिड में क्या करते हैं कि मिट्टी में ही क्या रहते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे रंध्र होते हैं बने, ठीक है, मिट्टी में क्या होता है कि छोटा छोटा पोर होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसमें क्या रहते हैं, जिसमें आपका मान लीजिए कि ये सॉइल है, ये ऐसे करके सॉइल बना दिए, ये सॉइल का पार्टिकल्स है, ठीक है, ये क्या है, सॉइल का पार्टिकल्स है। तो इसके साइड में, इसके साइड में कलर चेंज कर दे थोड़ा सा, तो इसके साइड में, इसके साइड में क्या रहेंगे, पानी रहेंगे, इसके साइड में क्या रहेंगे, चिपके हुए सॉइल पार्टिकल से चिपके हुए क्या रहेंगे, आपके पानी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में जो पोरस स्पेस बचा हुआ है, इसके बीच में जो है यहाँ सब बीच में क्या रहेंगे, एयर रहेंगे। तो इसमें क्या रहते हैं कि तीनों चीज़ रहती हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो क्या करता है कि आपको एक स्पेस देता है, ये लिक्विड और एयर के लिए, लिक्विड और गैस के लिए, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स में होते हैं वो क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं, क्ले मिनरल्स आते हैं। क्ले इसको बोलते हैं हम लोग, चिकनी मिट्टी बोलते हैं, क्ले सॉइल बोलते हैं, उसका तो चिकनी मिट्टी। उसका ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये सभी ऑर्गेनिक मैटर जो भी आप डालते हैं उसमें, जो भी आप FYM डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, वो क्या है, सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर है। घास पात को मिट्टी में मिला दी, वो गल गया, वो क्या करता है, आपका एक प्रकार से खाद का काम करता है। जैसे कि आप ढैंचा है, तो ढैंचा को क्या करते हैं कि जब छोटा छोटा पौधा रहता है तो खेत को क्या करते हैं, जोत करके खेत ये जो हमारा सॉइल होता है उसको कल्टीवेट करके, यानी कि जोत करके उसको मिला देते हैं, तो वो क्या करता है, सड़ गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और क्या करता है, एक प्रकार का खाद का हमारा काम करता है। उसके बाद द सॉइल इज ऑल्सो अ लिविंग सिस्टम। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सॉइल क्या है, तो सॉइल एक प्रकार का लिविंग सिस्टम है। सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। सॉइल क्या है, लिविंग सिस्टम है। इसको बाद आप रखेंगे, सॉइल क्या है, लिविंग सिस्टम है विद मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि इसमें जो होते हैं क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं
क्योंकि इनमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मतलब माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम दैट ब्रोक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो जीवाणु वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंड बिल्ड्स इट्स अगेन, ठीक है। और जो छोटे छोटे ये माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि ये एक प्लांट को अपने मिट्टी में मिलाया, तो धीरे धीरे कैसे क्या होता है कि धीरे धीरे छोटा छोटा पार्टिकल में टूट करके पूरा मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो उसको ब्रेक डाउन करने का, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, तो ये माइक्रोब्स ही करते हैं, ठीक है। दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड बिल्ड्स इट अगेन, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक। और इसको फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को फिर इसको क्या करते हैं, खेतों में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो आगे है माइक्रोब्स आर एसेंशियल एंड microbes are essential and survive only when the soil is well aerated and rich organic matter। एक जो एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो जीवाणु हैं, जो जीव हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो जीव हैं सॉइल के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, तभी जिंदा रह सकते हैं जब हमारा सॉइल क्या है, उसमें सही से वेल एरेटेड हो। वेल एरेटेड कहने का मतलब कि उसमें हवा रहे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहे, तभी वो क्या कर सकते हैं कि अच्छे से जीवित रह सकते हैं, ठीक है। एंड डिवाइड ऑफ वाटर लॉक्ड कंडीशन, डिवाइड मतलब होता है कि चीज़ों का उपस्थिति का नहीं होना, ठीक है। और क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन का डिवाइड होना चाहिए, मतलब वाटर लॉक कंडीशन नहीं होना चाहिए। वाटर लॉक्ड कहने का मतलब वहाँ पे पानी बहुत दिनों तक क्या होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए, ताकि माइक्रोब्स हमारा आसानी से ग्रो कर सके, ठीक है। टेक्सचर, टेक्सचर बार बार आ रहा है, कल भी जब हम पढ़ा रहे थे तो आया था टेक्सचर। तो ये टेक्सचर क्या होता है, तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है ये एक अनुपात को बताता है कि इसमें सैंड कितना है, इसमें सिल्ट कितना है, और इसमें क्ले कितना है, ठीक है। जब ज़्यादा हमारा सैंड का पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है, जब ज़्यादा हमारा सैंड का पार्टिकल्स रहेगा तो हम उसको उस सॉइल को बोलेंगे सैंडी सॉइल, बलुआ मिट्टी बोलेंगे। जब क्ले पार्टिकल्स हमारा ज़्यादा रहेगा तो इसको बोलेंगे क्ले सॉइल बोलेंगे। जब हमारा सिल्ट का पार्टिकल ज़्यादा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, सिल्टी सॉइल बोलेंगे। तो ये क्या करता है कि टेक्सचर इज द प्रोपोर्शन ऑफ सैल्ट, सिल्ट एंड क्ले ऑफ अ पर्टिकुलर सॉइल। तो ये होता है, ठीक है। और क्या होता है कि सैंड सिल्ट क्ले क्या होता है कि सैंड का पार्टिकल्स जो होता है, जो कण जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, सिल्ट का क्या होता है कि उससे छोटा होते हैं। और सिल्ट का जो पार्टिकल्स होता है कितना होता है, 0.002 mm उसका डायमीटर होता है। और जो 0.002 mm से क्या हो रहेगा कि लेस देन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, क्ले पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्ले पार्टिकल्स बोलेंगे। तो सिल्ट का कितना होता है, SiLt, सिल्ट का कितना होता है 0.002, ठीक है। और लेस देन क्या होगा 0.002। ये क्या होता है, कले का, ये क्या होता है CLAY, ये कले का होता है कितना, लेस देन 0.002, ठीक। डिपेंड्स, टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। वही बोले कि पार्टिकल्स का साइज क्या है। एंड क्लासिफाइड एज ग्रेवल को, ग्रेवल्स हो गया मतलब बड़े बड़े कंकड़ रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रेवल। कोर्स सैंड हो गया, ठीक है, कोर्स सैंड मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा बालू का कण रहेगा। उसके बाद फाइन सैंड, तो फाइन सैंड मतलब बहुत ज़्यादा महीन बालू रहेगा। सिल्ट और क्ले, सिल्ट का बताया दिया कि सिल्ट का डायमीटर कितना होता है 0.002, और उससे नीचे रहेगा लेस देन 0.002 mm, तो वह क्ले हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे में आपका क्या है कि सॉइल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड देयर आर 12 टेक्सचर क्लासेस। ये आप लोग याद रखेंगे। तो टोटल टेक्सचरल क्लासेस कितना है, तो टोटल टेक्सचरल क्लासेस जो है आपका कितना है, तो टोटल टेक्सचरल क्लासेस जो है आपका कितना है 12 टेक्सचर क्लास, कितना है टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस है। जैसे कि आपको बताएं कि जैसे सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये आपका 3 हो गया। उसके बाद आएगा
दोनों का मिक्सचर आ गया, जैसे कि सैंड भी है और थोड़ा सा क्ले भी है, तो क्या हो रहा है, सैंडी क्ले, सैंड है, थोड़ा सा लोमी सॉइल है तो सैंडी लोम। तो इस प्रकार से जो क्या होता है कि टोटल जो ग्रुप बनता है, कितना टेक्सचरल क्लासेस बनता है आपका, 12 टेक्सचरल क्लासेस। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि टोटल टेक्सचरल क्लासेस कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लाइकवाइज अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स आर रेफर्ड एज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर क्या होता है कि इस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट क्या बताता है, स्ट्रक्चर बताता है। और प्रोपोर्शन जो बताता है कि अनुपात जो बताता है वो क्या बताता है, वो आपका टेक्सचर बताता है, ठीक है। एंड बोथ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर लैंड एंड स्ट्रक्चर इन सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोथ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर लैंड सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी। और यही टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों मिलकर के क्या बनाता है, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, बताता है। जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, यानी कि जल को पकड़ के रखने की क्षमता उसके अंदर कितना है, एरेशन उसका कैसा होगा। मान लीजिए बहुत छोटा छोटा कण है, क्ले आपका पार्टिकल्स है, बहुत मतलब कि डेंस है, तो क्या होगा, एरेशन कम होगा। उसके बाद बल्क डेंसिटी आप लोग आगे बात करेंगे हम लोग सॉइल साइंस में कि बल्क डेंसिटी कितना है। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है कि आपस में कितना जो भी पार्टिकल्स हैं आपस में कितना चिपके हुए हैं, एक दूसरे से कितना क्लोज है, या फिर एक दूसरे से कितना हट के हैं। यही क्या करता है, यही जो डिनोट करता है वो क्या करता है, बल्क डेंसिटी डिनोट करता है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर अभी बताएं किसका होता है, इसका अरेंजमेंट होता है। मान लें कि आपका स्ट्रक्चर जो कैसा है, आपका सॉइल जो हेक्सागोनल का शेप है, चपटा है, क्यूबॉइडल है, या और भी किसी प्रकार किस प्रकार से अरेंज हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि किसी सॉइल पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर चल रहा है, बहुत ज़्यादा भारी वजन वाला चल रहा है, तो क्या होगा, वहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, बहुत सारा चपटा सॉइल हो जाएंगे, ठीक है, प्लेटी सॉइल हो जाएगा वहाँ पे। तो ये दिखाता है क्या कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, सॉइल का। जनरली लोमी सॉइल एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर, क्रम्बी मतलब भुरभुरा, क्रम्बी मतलब क्या होता है, भुरभुरा होता है। तो जनरली लोमी सॉइल, लोमी भी क्या होता है कि एक प्रकार का भुरभुरा सॉइल होता है, ठीक है। एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब भुरभुरा, आर मोस्ट प्रेफरेबल तो फ्रूट क्रॉप्स। अधिकतर क्रॉप्स, जितने भी प्रकार का क्रॉप्स है उनके लिए लोमी सॉइल बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। अधिकतर आपको कहीं पे भी कुछ दिमाग में नहीं था, आप बोलिए सैंडी लोम सॉइल अधिकतर क्रॉप्स के लिए, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं सब के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल आर क्लासिफाइड एज मिनरल सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल। अब क्या किया गया है कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्या किया गया है, सॉइल को दो भाग में बांटा गया। एक है आपका मिनरल सॉइल और दूसरा है आपका ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक सॉइल किसको कहेंगे, जब हमारा सॉइल में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज़्यादा रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर कितना रहेगा, 20% से ज़्यादा रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉइल, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉइल हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर इज ऑर्गेनिक सॉइल लाइक, ठीक है। द सॉइल विच हैव मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर इज कम्स अंडर ऑर्गेनिक सॉइल और विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। देखिए पीट है, मक है, ये प्रकार का क्या है, पीट मक जो है एक प्रकार का सॉइल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स लेंड्स केमिकल्स प्रॉपर्टी टू द सॉइल लाइक पीएच। और मिनरल्स क्या करते हैं कि मिनरल्स ये बताते हैं कि मिनरल सॉइल जो है, मिनरल सॉइल में क्या होता है, ये डिनोट करता है कि उसका पीएच कितना है, अल्कलिनिटी कितना है, ठीक है, अल्कलिनिटी क्या है ये बताता है कि मिनरल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया आपका, ये फेरस हो गया, जिंक हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। तो ये क्या डिटरमाइन करता है कि आपका सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल में अल्कलिनिटी कितना है, सोडिसिटी कितना है, सैलिनिटी कितना है, ठीक है। तो देखिए अल्कलिनिटी कितना होता है कि मान लीजिए कि अल्कलिनिटी उसको कहते हैं, मतलब सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। सॉइल का मतलब कोई भी सॉइल उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन सॉइल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सॉइल। यानी कि जिस सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कलाइन सॉइल बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कलाइन सॉइल। और है सोडिसिटी। सोडिसिटी में क्या होता है कि अगर आप हाँ, सोडिसिटी में क्या होता है, अगर आपका सोडियम कंटेंट, अभी आपका क्या होगा, किसी सॉइल में क्या होगा कि सोडियम कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडिक सॉइल बोलते हैं। मतलब किसी सॉइल में, मतलब कि है वो सॉइल, तो जो सोडिसिटी होता है मतलब कि सॉइल में ये सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, इसके यदि सॉइल में क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडिक सॉइल। ठीक है, उसके बाद नहीं, ये अल्कलिनिटी, जो सैलिनिटी जो बताएं, सैलिनिटी क्या होता है, इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं सैलाइन सॉइल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्या कि एक हाँ, अल्कलिनिटी के बारे में बता रहे, तो अल्कलिनिटी क्या होता है कि जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन। जैसे कि जैसे कार्बोनेट की, जिस सॉइल में कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं अल्कलिनिटी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो उसको बोलते हैं अल्कलिनिटी। ठीक है, अल्कलाइन सॉइल। और इसमें क्या होता है कि सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब मिल करके जिस सॉइल में ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइन सॉइल। जिसमें कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कलाइन सॉइल। और इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडिक सॉइल। ठीक है, तो salinity and cation exchange capacity which influence cation exchange capacity बोलते हैं CEC, cation exchange capacity। ये चीज़ें आप जाकर के आप सॉइल साइंस पढ़िएगा या फिर हम ही क्लास लेंगे, तो वहाँ पे आएगा cation exchange capacity क्या होता है। ठीक है, which influence the availability of nutrients in soil। cation exchange capacity क्या होता है कि जैसे कि cations मतलब क्या होता है? कीटाइंस होता है, एनायंस होता है, तो आपको पता होगा कि कीटाइंस क्या होते हैं और एनायंस। ठीक है, तो कीटाइंस क्या होता है, जिसमें प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटाइंस बोलते हैं। और जिसमें माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनायंस बोलते हैं। तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, तो केटायन एक्सचेंज के मतलब क्या होता है कि आदान प्रदान करना। ठीक है, तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, इसी के मान लेते हैं कि ये सॉइल के पार्टिकल्स है, तो जो हमारा सॉइल में मान लीजिए कि फॉस्फोरस है, उसके बाद पोटेशियम है, हमारा नाइट्रोजन है, उसके बाद Fe है, और भी जितनी भी सारे न्यूट्रिएंट्स है, टोटल 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी जो है फिलहाल 18वां तत्व ऐड हो गया, जिसको बोलते हैं कोबाल्ट, जिसका सूत्र जो होता है, संकेत जो होता है, क्या होता है? CO होता है। ठीक है, तो ये 18वां तत्व जुड़ गया है। तो यदि आपका एग्जाम में आता है कि अभी तक कितना टोटल जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो कितना है, तो 17 है, या फिर 17 आपको ऑप्शन में नहीं है, 18 है, 16 है, तो आप कितना टिक करेंगे? 18 पे टिक करेंगे। जैसे कि जब मैं BCC का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें क्या था कि 17 ऑप्शन में ही नहीं था, 16 था, 18 था, 20 था और 22 था, इसी प्रकार के कुछ कर करके था। तो हमको लगा अरे ये तो 17 होता है, तो 17 तो है ही नहीं, गायब है। तो हमने वहाँ पे क्या टिक किया था? 16 किया था, जो सही नहीं है। जो कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है कि ये मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स है, ये इस पे क्या है? जुड़े हुए, ये इस पे क्या हुआ? जुड़े हुए। तो क्या होना चाहिए कि इस चीज़, ये जो जहाँ जुड़ा हुआ है, इसको कहाँ जाना चाहिए? सॉइल सॉल्यूशन में। सॉइल सॉल्यूशन में कहने का मतलब जहाँ पानी में मिलना चाहिए, जहाँ मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर रहता है, सॉइल में आपको पता है कि नमी रहता है, तो ये सॉइल पार्टिकल से छोड़ करके कहाँ आना चाहिए? पानी में आना चाहिए। सॉइल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि पानी होता है कि, ठीक है, पानी में आना चाहिए। नाइट्रोजन को, फेरस को, पोटेशियम को, फॉस्फोरस को, ये कहाँ आना चाहिए? पानी में आना चाहिए। जब पानी में आएगा तो क्या होगा कि रूट जो है पानी के माध्यम से, वाटर के माध्यम से उसको इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे। तो कैटायंस एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स पे, वो क्या होना चाहिए? सॉइल सॉल्यूशन में आना चाहिए। ठीक है,
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जितना मान लीजिए कि सॉइल पार्टिकल से ये फास्फोरस है बहुत ज़्यादा इससे क्या हो गया, रिएक्शन कर लिया और बहुत ज़्यादा कोई दूसरा केमिकल बना लिया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड कर लिया, तो क्या हुआ कि इसका जो कीटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, ये जो केटायंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होना चाहिए, लूजली बाइंड होना चाहिए, ताकि जब प्लांट्स को नीड हो तो प्लांट आसानी से अपने रूट के माध्यम से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। या फिर जब हम क्या करें, सॉइल को सिंचाई करें, इरिगेशन करें, तब पानी के साथ जितने भी केटायंस हैं वो क्या आना चाहिए, पानी में आना चाहिए, ताकि जब इरिगेशन दें तो उसमें न्यूट्रिएंट आ जाए और वो क्या करें, प्लांट जो है आसानी से अपटेक कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि साल्फेट देते हैं। साल्फेट खाने का मतलब पहले सॉइल में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, उसके इमीडिएट बाद क्या करते हैं, उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं कि इरिगेशन देते हैं, ताकि जो भी हम फर्टिलाइजर दिए हैं वो पानी में घुल जाए और आसानी से उसको क्या करे, प्लांट जो है रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का कहने का मतलब एक लाइन में, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स क्ले पार्टिकल्स पे एब्जॉर्ब है उसको कहाँ आना चाहिए, सॉइल सॉल्यूशन में आना चाहिए, पानी में आना चाहिए। सॉइल सॉल्यूशन करने का मतलब क्या, उसमें सॉइल भी है पानी भी है, तो सॉइल और पानी का मिश्रण हो गया तो बोल दिए सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर फॉर मेकिंग चॉइस फॉर सॉइल, तो सॉइल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग देयरफॉर फॉर मेकिंग चॉइस फॉर सॉइल, मतलब कि किस प्रकार का, मतलब सॉइल को हमको चुनना चाहिए, किस प्रकार का सॉइल में हमको प्लांट को ग्रो करना चाहिए, उसके लिए क्या है, एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग क्राइटेरिया, इसके लिए क्या फॉलोइंग क्राइटेरिया, जैसे कि एसेंशियल टू डिसाइड द लैंड कैपेबिलिटी, मतलब कि लैंड का कैपेसिटी क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर लैंड में कौन सा प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैंड कैपेबिलिटी है, या कि लैंड एबिलिटी, ठीक है, कि लैंड का एबिलिटी क्या है, उससे प्लांट ग्रो हो सकता है, नहीं ग्रो हो सकता है, प्लांट ग्रो होगा तो कौन सा प्लांट ग्रो होगा, तो इन सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि क्या है कि स्लोप कितना है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्लोप है सॉइल का, बहुत ज़्यादा तिरछा है सॉइल, तो पानी देंगे सारा पानी बहा कर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि इरोजन बहुत ज़्यादा, सॉइल अब पानी देंगे तो पानी के साथ जो छोटा छोटा सॉइल के कंद रहेंगे वो भी क्या होगा, धीरे धीरे चल जाएगा उसी पानी के साथ, तो क्या होगा कि सॉइल का इरोजन हो जाएगा, सॉइल का कटाव हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी कटाव जिसको हम लोग बोलते हैं। सॉइल डेप्थ कितना है, अब सॉइल का डेप्थ जो है, डेप्थ मतलब सॉइल कितना अंदर तक है, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपरी परत में सॉइल है, नीचे गए तो मेरा पूरा जो है कंकड़ पत्थर आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छा से प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ड्रेनेज को बोलते हैं हम लोग जल निकास की फैसिलिटी है कि नहीं है। मान लीजिए कि ज़्यादा हम लोग पटा दिए, कभी क्या होता है कि ज़्यादा वर्षा हुआ और पानी जो स्टेगनेट कर दिया, मतलब कि पानी सॉइल में ही रह गया और बहुत दिन तक वहाँ पर पानी जमा रहा, तो क्या हुआ कि प्लांट का रूट पानी जमा रहा, तो जो सॉइल में छोटे छोटे जगह होते हैं वहाँ से क्या होते हैं, ऑक्सीजन निकल जाते हैं और पानी भर जाते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होता है, प्लांट का रूट जो है गलने लग जाता है, प्लांट मरने लग जाता है। वर्केबिलिटी क्या है, वहाँ पे अच्छे से काम हो सकता है, काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ें होती है, ठीक। उसके बाद है अस्टोनीनेस या रॉकरीनेस, ठीक है। अस्टोनीनेस या रॉकरीनेस, अस्टोनीनेस के मतलब कहने का मतलब उसमें अस्टोन मतलब पत्थर तो नहीं है, रॉक मतलब होता है चट्टाने तो अंदर में नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता क्या है सॉइल का। परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी मतलब पानी हम डालें तो क्या ऊपर में ही पानी रह जा रहा है या फिर नीचे पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व कितना मात्रा में है, पोषक तत्व सही मात्रा में है तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, नहीं तो क्या होगा, अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। फर्टिलिटी स्टेटस मतलब सॉइल के पास कैपेसिटी है कि नहीं किसी प्लांट को ग्रो करने का। सैलिनिटी कितना है, अल्कलिनिटी कितना है, एसिडिटी हजार्ड मतलब कि एसिड कितना, एसिड कंडीशन क्या है, ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो गया, ज़्यादा अल्कलाइन हो गया, कम पीएच हो गया, ज़्यादा पीएच हो गया तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो जनरली पीएच कितना होता है, 6.5 से 7.5 तक
बहुत जितने भी प्लांट होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ प्लांट जैसे हो गया टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो ये क्या होता है कम पीएच में ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब आते हैं हम लोग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया देर 8 कैपेबिलिटी क्लासेज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तो आपका फ्रेम नहीं हो सकता है, लेकिन जब बाद में आप आगे पढ़िएगा तब ये पूछा जाएगा कि कितने कैपेबिलिटीज क्लासेज हैं, सॉइल कैपेबिलिटी क्लासेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितना है 8 कैपेबिलिटी क्लासेज, जिसमें क्या है पहला 1 से लेकर 4 तक सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। मतलब कि कैपेबिलिटी क्लासेज 1, कैपेबिलिटी क्लासेज 2, 3, 4, ये क्या है इसमें क्या कर सकते हैं हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 5 से 8 तक है, 5, 6, 7, 8, ये क्या है कि कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन कहने का मतलब हुआ कि कोई भी पौधा ग्रो करने के लिए वो सुटेबल नहीं है। जैसे कि आपका धान का हो गया, गेहूं का हो गया, मक्का का हो गया, ये सब ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं है। या फिर किसी और भी फ्रूट से टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब कल्टीवेशन करने के लिए, सबको उगाने के लिए सूटेबल नहीं है। तो उन सब जगहों पे क्या करते हैं कि हम लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगा देते हैं, या फिर चारागाह बना देते हैं, प्लांट को चरने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर किसी कोई स्टेडियम वगैरह बना दिए, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। जो क्या होता है कि लैंड प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता, उसमें क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, ठीक है, मुख्य रूप से। उसके बाद आते हैं अगला में द सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्लांट। ये तो पहले भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है स्टोर हाउस मतलब जमा करके रखना, न्यूट्रिएंट्स को क्या रखता है, न्यूट्रिएंट्स को जमा करके रखता है, वाटर को जमा करके रखता है, ऑक्सीजन को जमा करके रखता है फॉर रूट ग्रोथ, ताकि रूट का डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से हो। द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ इज ऑफन रेफर्ड एज टू एज इट्स प्रोडक्टिव। अभी ऊपर ने बताया कि फर्टिलिटी स्टेटस है, प्रोडक्टिविटी मतलब कि कैसा है सॉइल का। तो एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ्स, मतलब कि प्लांट ग्रोथ अच्छे से हो रहा नहीं कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यदि प्लांट का ग्रोथ अच्छे से है तो प्रोडक्टिव क्या होगा, सॉइल प्रोडक्टिव होगा। हाँ, तो इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी विच डिपेंड्स ऑन फर्टिलिटी एंड फिजिकल कंडीशन। जो क्या करता है इसका फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि फिजिकल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन में ज़्यादा सैंडी सॉइल रहेगा, पानी देंगे सारा नीचे चल जाएगा। बहुत ज़्यादा क्ले सॉइल है तो पानी देंगे तो पानी उसमें जमा रह जाएगा, जल्दी सॉइल सूखेगा नहीं। क्ले सॉइल का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, तो बहुत देर तक क्या करेगा पानी को पकड़ के रखेगा। तो ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स का, क्ले सॉइल का होना भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ज़्यादा सैंडी सॉइल का भी हमारा सूटेबल नहीं है। तो सैंडी लोम उन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है कि हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए होता है। तो हमारा फिजिकल कंडीशन भी होना चाहिए, हार्ड पैन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कठोर हो गया सॉइल तो उसमें सॉइल का जो प्लांट का रूट होगा वही नहीं ग्रो कर पाएगा। तो फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब हुआ कि इन्फिल्ट्रेशन कैसा है, मतलब कि सॉइल भुरभुरा है कि नहीं, या फिर ज़्यादा कठोर है सॉइल, उसका वाटर जल धारण क्षमता क्या है, सैंड का मात्रा कितना है। तो ये सारे होते हैं क्या फिजिकल कंडीशन। देयरफॉर सॉइल हैज़ टू बी अ गुड सॉइल, ठीक है। यदि फिजिकल कंडीशन सही है, फर्टिलिटी उसका सही है, तो उसको क्या माना जाता है, गुड सॉइल माना जाता है, ठीक है, अच्छा सॉइल माना जाता है। अ गुड सॉइल वन विच हैज़ द कैपेसिटी टू नरिश, नरिश मतलब पालन पोषण करना, ठीक है, नरिश एंड सस्टेन प्लांट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स मतलब वही न्यूट्रिएंट बताए थे, और न्यूट्रिएंट टोटल कितना लगते हैं इसमें, तो 17 और एक जुड़ा है भी तो 18 हो जाते हैं टोटल 70। यदि आपसे कहीं एग्जाम में आता है तो आप मुख्य रूप से 17 ही टिक कीजिए, क्योंकि अभी जो है वो आइडेंटिफाई तो हुआ है लेकिन अभी वो बुक में नहीं आया, ठीक है, ऐसा ही है। तो अभी आप जब आपको कहीं मिलता है तो 17 ही आप टिक करेंगे। तो टोटल 17 एलिमेंट्स का जो होता है वो जरूरत होता है, ठीक है। तो टू नरिश द प्लांट, ताकि प्लांट को नरिशमेंट दे सके, पोषण दे सके, ठीक है, एंड सस्टेन प्लांट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग मिनरल पार्टिकल। तो उसी सॉइल को अच्छा माना जाएगा जो क्या कर सके, जो पौधे के सही से पालन पोषण कर सके, उसको विकास को प्रोवाइड कर सके, उसका विकास को बढ़ा सके, ठीक है। एंड एन अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ प्लांट देयर इंटरेक्शन विद सॉइल, एयर, मॉइस्चर, माइक्रोब्स एंड ह्यूमंस। और सभी के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एयर ज़्यादा हो गया मॉइस्चर कम हो गया, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया एयर कम हो गया, माइक्रोब्स ज़्यादा हो गए। ह्यूमंस बीइंग भी क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग कर दिए। तो ये सारी चीज़ें
एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक अच्छे अनुपात में होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जनरली अ लोम सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड सॉइल। जो लोमी सॉइल होता है उसको क्या माना जाता है? गुड सॉइल माना जाता है। जनरली फ्रूट क्रॉप नीड्स, फ्रूट क्रॉप को जरूरत होती है पोरस, मतलब कि सॉइल में भुरभुरा होना चाहिए, उसमें एरेटेड मतलब कि वायु जाना चाहिए, डीप होना चाहिए 2 मीटर तक, 2 मीटर तक यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए? डीप होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए जमीन, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान होना चाहिए। ठीक है, टेक्सचर भी बताए थे क्या होता है टेक्सचर, इट इज द सॉइल टेक्सचर इज द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, एंड द पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी विदिन 6 से 8, वही बोले ना 6.5 से 7.5 तक, जितना भी प्लांट्स आता है अच्छे से ग्रो करता है। तो सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 8 तक होना चाहिए। 2 मीटर तक यूनिफॉर्मली सॉइल टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का ये ग्रेवल्स नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े रॉक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सॉइल विदिन हार्ड पैन, सॉइल विद हार्ड पैन विदिन 120 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम सरफेस, सॉइल विद हाई clay content at surface and very less at subsurface और वाइस वर्सा आर नॉट सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स के क्या लिया? 120 सेंटीमीटर सॉइल के अंदर गए, 120 सेंटीमीटर में हमको क्या मिलने पड़ा? हार्ड पैन, यानी कि कठोर सॉइल मिलने लगा। तो क्या होगा कि हमारे फ्रूट अच्छे से ग्रो नहीं करें, क्योंकि उसका जो जड़ का विकास होगा वो ज़्यादा कठोर रहेगा सॉइल, तो उसके अंदर जा नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉइल विद हाई क्ले, अभी बताएं कि ज़्यादा क्ले रहेगा तो मॉइस्चर मतलब कि पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ कर रखेगा, तो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, हार्ड पैन मतलब बना लिया, ऊपर में हार्ड पैन है या नीचे में हार्ड पैन है। ठीक है, सरफेस, सरफेस मतलब ऊपर, सब सरफेस मतलब सरफेस के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग सब सरफेस। ठीक है, तो सरफेस मतलब ऊपर वाला सॉइल चलिए ठीक ठाक है, लेकिन हम नीचे गए तो क्या हो गया? हमको कठोर सॉइल मिल गया, तो वो हमारे लिए क्या सूटेबल नहीं होगा। यदि उसके बाद नीचे ऊपर में हार्ड पैन है, नीचे में ऊपर में क्या है कि हमारा पूरा पपड़ी बन गया, पूरा सॉइल क्या हो गया? कठोर हो गया, नीचे में सही है सॉइल, तो वो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। वाइस वर्सा मतलब होता है कि उल्टा। ठीक है, या तो ऐसे रहेगा तो भी ठीक नहीं रहेगा, और इसके विपरीत रहेगा तो भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, फ्रूट क्रॉप्स आर ससेप्टिबल टू वाटर लॉग कंडीशन, मतलब पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ये क्या होते हैं कि ससेप्टिबल होते हैं। ठीक है, ससेप्टिबल कहने का मतलब हुआ उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, ज़्यादा दिन तक पानी रहे। जैसे कि आपका ये पपाया में क्या है कि 24 घंटा पानी रह जाएगा, प्लांट एकदम खत्म हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। उसको 24 घंटा से पानी लग गया तो वो क्या हो गया? खत्म हो जाएगा, तो उसको पानी लगने नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत ही एडवर्सली अफेक्टेड, बहुत ही बेकार तरीके से, एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाता है कि वो अफेक्ट हो जाता है। सैलिनिटी, सोडिसिटी, अल्कलिनिटी रहेगा तो सॉइल में। इट इज देयर फॉर, इसलिए इम्पोर्टेंट दैट सॉइल भी एनालाइज, इसके लिए क्या करना है? सॉइल हमको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फॉर इट्स क्वालिटी, इसके क्वालिटी के लिए हमको क्या करना चाहिए? सॉइल को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, सॉइल को क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, उसमें मंथन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या क्या नहीं है, ताकि एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। द क्रॉप इट मेड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन, मतलब कि लंबे समय तक हमारा प्रोडक्शन चलते रहे। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ। आगे चलते हैं हम लोग। इफ़ द सॉइल आर प्रॉब्लमेटिक लाइक पुअर एरेशन, मतलब जब उसमें हवा नहीं है, ड्रेनेज मतलब जल निकास की क्षमता नहीं है, पानी बहुत दिन तक वहीं ठहर गया है, जमा हो गया पानी का, सोडिसिटी है, अल्कलिनिटी है, एसिडिटी है, सैलिनिटी है, द रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, तो इस प्रकार क्या होता है? इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमको कि ठीक है, रिक्लेमेशन मतलब सुधार की ज़रूरत पड़ती है, ताकि यदि सोडिसिटी ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग क्या कर लें? सुधार कर लें। ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो उसको भी हम लोग क्या है? ड्रेनेज को बढ़ा दें। तो ये सारा क्या होता है? इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टेकिंग अप क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और द वेंचर वुड फेल, यदि आप लोग इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो जो भी आपका व्यापार है वो क्या होगा कि फेल हो जाएगा, क्रॉप जो आपका फेल हो जाएगा, क्रॉप सही से उग नहीं पाएगा। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं आगे। अल्टरनेटिवली टॉलरेंट और रेजिस्टेंट, अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव क्या होता है? मतलब वैकल्पिक रूप में,
यदि आपका मान लीजिए कि सलाइन सॉइल है, उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि समुद्री इलाका जो होता है तो वहाँ खारा मतलब कि जो भी होता है कि नमकीन वाटर होता है, ठीक है। तो नमकीन पानी रहने के कारण क्या होता है, सैलिनिटी उसमें बढ़ जाती है। तो अब क्या कितना भी करेंगे तो जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र का किनारे वाला क्षेत्र, उसमें क्या होगा कि कुछ भी करके आप उसको सुधार नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते। तो उसमें क्या कहते हैं, हम लोग क्रॉप ही बदल देते हैं, मतलब वैसा क्रॉप लगाते हैं जो क्या कर सकते, ज़्यादा सॉल्ट को टॉलरेट कर सके, ठीक है, ज़्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट को चुनते हैं, प्लांट को लगाते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर जैसे कि सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स में आ गया, जैसे कि वुड एप्पल है, आपको पहले भी पढ़ाए थे जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, बोटेनिकल एंड हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन जिस टाइम आपको पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम हमको बताए थे कि क्या क्या होता है, सैलिनिटी टॉलरेंट कौन है, सोडिसिटी या एसिडिटी टॉलरेंट कौन है, तो ये सारा चीज़ हम बात में बताए थे वहाँ पे। वुड एप्पल हो गया, डेट पाम हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, सपोटा हो गया, ये सब क्या है, सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप है, मतलब ज़्यादा जहाँ सैलिनिटी का प्रॉब्लम है वहाँ ये सब हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आगे आपका सोडिसिटी, मतलब सोडिसिटी में जिसमें क्या हो, आपका सोडियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, तो वही सब प्लांट्स यहाँ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सारा प्लांट वही है, ठीक है। गुआवा है, ठीक से ड्राउट, ड्राउट में भी सारे यही सब हो गया, डेट पम हो गया, आंवला हो गया, करौंदा हो गया, सब किधर लगते हैं, जिधर बहुत ज़्यादा मतलब कि ड्राउट टॉलरेंट, मतलब जिधर बहुत ज़्यादा जिधर सूखा पड़ता है उधर क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आराम से लगते हैं। बेर हो गया, आंवला हो गया, उसके बाद कस्टर्ड एप्पल हो गया, गुआवा हो गया। तो ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल जो आपको जाना पहचाना है वो आप याद कर लें, जैसे कि वुड एप्पल, डेट पाम तो खजूर को, आंवला, ठीक है। और उसके बाद फालसा, फालसा में परिवार होता है, फालसा कौन सा परिवार से है, तो फालसा टीलियेसी परिवार का है, ठीक है। गुआवा, गुआवा कौन सा परिवार के, आप लोग हमको कमेंट करके बताएं कि गुआवा कौन सा परिवार में आता है, ठीक है। आंवला कौन सा परिवार का है, तो आंवला यूफोरबिएसी का है। बेर कौन का परिवार का है, तो रेमेंसी का है। कस्टर्ड एप्पल किसका है, आप ये हम इनको आप कमेंट करके बताइए कस्टर्ड एप्पल का फैमिली कौन सा है, ठीक है। ऐसे आपको पता चलेगा कि कस्टर्ड एप्पल किन सा फैमिली का है, ठीक है। बहुत सारा पढ़ाए थे, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, एनोनेसी फैमिली का जितना भी हो गया सारा किस में आता है, आपका रोजेसी में आता है। तो आगे चलेंगे हम लोग, ग्रुपिंग ऑफ फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू देयर टॉलरेंस टू सैलिनिटी, मतलब कि कितना सैलिनिटी को टॉलरेंट कर सकता है, उसके आधार पर क्या किया, फ्रूट को बांटा गया, जैसे कि हाई सॉल्ट टॉलरेंट, मीडियम सॉल्ट टॉलरेंट और लो सॉल्ट टॉलरेंट। तो ज़्यादा आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे कि ज़्यादा सॉल्ट को कौन टॉलरेट कर सकता है, सहन, मतलब कि टॉलरेंट कहने का मतलब सहनशीलता ज़्यादा किस में है, तो आंवला, बेर, डेट में क्या ज़्यादा सहनशीलता है किसके, सॉल्ट के। उसके बाद थोड़ा सा उससे कम पोमेग्रेनेट, फिग हो गया, ग्रेप्स हो गया, उससे थोड़ा कम ऑरेंज हो गया, आलमंड हो गया, लेमन हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सब में, ठीक है। तो हाई टॉलरेंस से आपका क्रॉप बनते हैं डेट पम, बेर एंड आंवला, ठीक है। आगे चलते हो हम लोग, इन मेकिंग चॉइस ऑफ सॉइल ऑफ फॉर फ्रूट क्रॉप्स फिजिकल प्रॉपर्टी शुड बी एम्फेसाइज्ड मोर एज केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्या होता है कि हमको ज़्यादा ध्यान देते हैं केमिकल्स की अपेक्षा, ठीक है। एडेड टू फ्रॉम आउटसाइड टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट स्टेटस, और केमिकल्स को हम क्या करते हैं कि जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं, डालते हैं कहाँ, सॉइल में। जनरली द डेप्थ ऑफ द ड्रेनेज एबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि ड्रेनेज का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। टू अपकीप सॉइल फॉर सस्टेनेबल, तो बचाए रखने के लिए क्रॉप को, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब कि ज़्यादा टाइम तक हमको प्रोडक्शन मिलता रहे। फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी डन बिफोर एंड आफ्टर प्लांटिंग ऑफ अ क्रॉप, मतलब जितना भी सारा चीज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उन सारे चीज़ को हमको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आफ्टर, बिफोर, बिफोर कब, जब प्लांट हम लगाएं उससे पहले इन सारी चीज़ों को हमको बाद क्या करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। अब जब जानकारी हो जाएगा तो बी आफ्टर प्लांटिंग ऑफ अ क्रॉप, और प्लांटिंग जब हम कर देंगे तो उसके बाद भी हम लोग हमको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, ये सारी जानकारी लेना चाहिए। सबसे पहले ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है तो सबसे पहले हमको इन सब के बारे में जानकारी लेना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है सॉइल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ इट फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आगे हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लाइमेट को बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब छोड़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिंग द सॉइल टू इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल बाय अप्लाइंग ऑर्गेनिक मैटर, केमिकल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अमेंडमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट। तो सॉइल को हम एनालिसिस किए कि इसमें किस चीज़ों की कमी है, उसी के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर देना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहिए। जब हम आपको एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। माइक्रो मतलब तो छोटा, मैक्रो मतलब यम आ जाएगा तो बड़ा, और एम आ जाएगा तो छोटा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता प्लांट को कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्या होती है कि प्लांट को ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं MACRO, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड अमेंडमेंट डिपेंडिंग ऑन सॉइल इनिशियली, सॉइल को हम लोग क्या किए, एनालिसिस कर लिए, उसके बाद क्या क्या सॉइल में है, कितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट है, कितना हमको केमिकल फर्टिलाइजर डालना है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितना ऑर्गेनिक मैटर डालना है, ये सारे चेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी के हिसाब से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अडोप्टेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक लाइक ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि कोई भी प्लांट जैसे कि हम लोग ग्रो किए, मान लिया कि मूंग का प्लांट खेत में ग्रो किए, और जब मूंग उगा तो हम लोग क्या किया, उसमें जो जो पोड्स बनते हैं, जो मूंग का सीड है, बीज है, उसको हम निकाल लिए। अब जो हमारा सिर्फ प्लांट फोलिएज बच गया, पत्ता बच गया, उसका स्टेम तना बच गया, उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आगे एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग उसको यहाँ से अच्छा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट, यानी कि वाटर मैनेजमेंट हमको अच्छा से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिए या फिर बहुत कम सिंचाई किए, तो वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। ड्रिप इरीगेशन को अपनाना चाहिए। ड्रिप इरीगेशन हम लोग जब हम पढ़ाएंगे इरीगेशन चैप्टर एग्रोनॉमी, तो अच्छे से हम लोग इसको डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद चेक बेसिन। चेक बेसिन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके चारों ओर गड्ढा कर देते हैं और उसी में हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, तो उसको तो बेसिन मेथड बोलते हैं। उसके बाद फरो हो गया। फरो में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि आलू का खेती होता है तो रिच एंड फरो, एक मतलब कि एक नाली टाइप का बना होता है, फिर ऊंचा होता है, तो फरो टाइप का जो नाली टाइप का बना होता है उसको बोलते हैं हम फरो, और जो ऊंचा होता है उसको रिच बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छा से मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि पानी का कम से कम हमको हमारा क्या हो, कम से कम वेस्ट हो, कम से कम बेकार पानी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी का मतलब कि इफिशियंसी बढ़ जाता है। ठीक है, कम पानी में बहुत ज़्यादा आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैटर। बल्कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि गोबर का खाद हमको डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रेनेज, अच्छा से जल निकास का खेत में अच्छा से जल निकास बनाना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा वर्षा हो तो क्या हो, अच्छे से निकल जाए पानी, जो भी रहे वहाँ तब ठहरे नहीं। उसके बाद है स्क्रैपिंग ऑफ साल्ट। स्क्रैपिंग ऑफ साल्ट मतलब खुरचना होता है। स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, खुरचना। लेकिन किसी क्षेत्र में गए, देखे कि साल्ट का जमा बहुत ज़्यादा है, साल्ट का जब जाएंगे ना खेत में तो आपका दिखेगा सा पपड़ी जैसा, मतलब कि जो सॉइल होंगे वो पपड़ी पपड़ी नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद ऊपर में दिखेंगे। ठीक है, नमक जैसा, तो वो क्या होता है, उस प्रकार के जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसा सॉइल है, सॉल्ट सॉइल है। तो ऊपर वाला परत को क्या करेंगे हम लोग, जितना भी ऊपर का परत रहेगा खेत का, उसको उठा करके दूसरे जगह रख देंगे, तो क्या होगा कि जितना भी सारा नमक होगा वो क्या होगा, हमारा निकल जाएगा। तो हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रैपिंग ऑफ साल्ट, रिक्लेमेशन सुधार करना ऑफ सॉइल एप्लीकेशन, जिप्सम के यूज करते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब सलाइन सॉइल के लिए या फिर सलाइन सॉइल के लिए या सॉल्ट सॉइल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सुधार के लिए जिप्सम यूज करते हैं। जिप्सम यूज करते हैं, आयरन पायरेट्स यूज करते हैं, प्रेस मड यूज करते थे। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्या है, एक तो है आपका जिप्सम और दूसरा है आपका आयरन पायराइड्स। एक है जिप्सम और दूसरा है आपका आयरन पायराइड्स। ये दोनों को क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग घेर देते हैं। ये हुई आपका तरीके, एक हो गया आपका जिप्सम और हुआ आयरन पायराइड्स, तो ये दोनों का आप याद रखेंगे। ठीक है, और प्रेस मार्ड याद रखेंगे तो और भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस केस ऑफ सैलिनिटी प्रॉब्लम, जब सैलिनिटी प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे जिप्सम का, आयरन पायराइड्स का और आयरन पायराइड्स का। ठीक है, जहाँ सैलिनिटी प्रॉब्लम होगा। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अब खत्म हो जाएगा, टाइम भी बहुत हो गया होगा, 49 मिनट हो गया।
तो उसके बाद है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट हार्वेस्टेड बाय द क्रॉप। रिप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है कि मान लिया कि हम लोग फर्टिलाइजर डालें तो क्या होगा उसको फर्टिलाइजर मतलब यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटाश हो गया, तो ये सब जब हम सॉइल में डालते हैं तो क्या होता है कि प्लांट उसको अपटेक करता है। तो जितना हम डालें तो प्लांट कितना अपटेक किया, और जितना प्लांट अपटेक कर लिया फिर से हम लोग उसको फिर से उतना हमको न्यूट्रिएंट्स क्या डालना पड़ेगा, उतना हमको फर्टिलाइजर सॉइल में डालना पड़ेगा, उतना न्यूट्रिएंट्स हमको सॉइल में डालना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट उतना डालना चाहिए, ठीक है। तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हार्वेस्टेड मतलब क्या, जो प्लांट लिया उसको बोलते हैं क्या, हार्वेस्टेड बाय द क्रॉप ऑन रेगुलर बेसिस मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही बार आप जा करके पूरा का पूरा क्या करें, पूरा का पूरा यूरिया दे दे एक ही बार में जाके। प्लांट को रिक्वायर्ड है पूरा थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि 3 से 4 महीने तक कोई जनरली जो आपका जो वीट होते हैं, राइस होते हैं 3 से 4 महीने, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक ही बार जाकर के सारा न्यूट्रिएंट दे देते हैं, रेगुलर बेसिस पर देते हैं कि कब कब हमको देना है। ऐसा नहीं कि हमको भूख लगता है तो एक ही बार सुबह में खा लिए, फिर दोपहर और रात को ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो हमको रेगुलर बेसिस पर कोई चीज़ करना चाहिए, ठीक है, कि कब कब देना चाहिए। बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब कि किस कब कब देना चाहिए उसको, मतलब कि बैलेंस करके देना चाहिए। ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा कि प्लांट में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गया और प्लांट आपका जल जाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी आपका किचन वेस्ट होता है, जो भी आपका छिलका वगैरह होता है, जो भी आपका घर का ऑर्गेनिक कूड़ा कचरा होता है, वो सबको क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट मान लिया कि धान का आपका पुआल है, राइस स्ट्रो है, जिसको स्ट्रो को क्या बोलते हैं हम लोग, पुआल बोलते हैं, उसके बाद व्हीट स्ट्रो है, तो उन सबको क्या करना चाहिए हमको, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करना चाहिए हमको, फार्म एरिया उससे क्या करना चाहिए हमको, ऑर्गेनिक मैटर तैयार करना चाहिए, उसको हमको खाद बनाना चाहिए, और उसको फिर क्या करना चाहिए हमको सॉइल में डालना चाहिए, क्योंकि वो हमको कहाँ से मिला है, सॉइल से मिला है, और फिर उसको जब सॉइल में मिला देंगे तो उसका ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो soil is the most important natural resources for fruit culture and its need to be protected and improved। तो सॉइल क्या है, सॉइल का जो हमारा जो रिसोर्सेज है एक नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, और फ्रूट कल्चर मतलब कि फल के उत्पादन के लिए, एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, और उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब कि उसकी रक्षा करना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दिए, बहुत ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, 2-4-10 साल तक हुआ, उसके बाद ज़मीन बंजर हो गया, तो आगे अगला आने वाला हमारा जो जनरेशन होगा वो कहाँ से प्रोडक्शन कर पाएगा। तो हमको ये क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगला दिन हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा चाहिए, उसके बाद हमका हीट मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका है तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स कर ही चुके हैं। उसके बाद वाटर क्या क्या है, ये सब सारे फैक्टर, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, एयर किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये सारे हम लोग कल बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।